नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। करते हैं राज्यसभा चुनाव को लेकर। दरअसल राज्यसभा चुनाव में अब नया मोड़ देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का समय खराब चल रहा है और एक एक कर पार्टी को लोग छोड़कर जा रहे हैं, बिछड़ रहे हैं या तो बगावत कर रहे हैं। जयंत चौधरी साथ छोड़कर चले गए और कांग्रेस के साथ सपा की बात बनी नहीं। और यूपी में बीजेपी के साथ किस्मत भी है। समय संजय सेठ का अगर जिक्र करें, संजय सेठ अपना नामांकन करेंगे और अगर संजय सेठ मैदान में उतरे तो सपा प्रत्याशी की सीट पर पेच फंस सकता है, जिसको लेकर अब सपा की नींद उड़ गई है। और ये ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पल्लवी पटेल ने सपा को समर्थन देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है और अब राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। इसी को लेकर आज मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। तो फिलहाल जो है राजनीतिक या देखा जाए शय और मात का जो खेल है वो बेहद अब दिलचस्प होने वाला है। राज्यसभा चुनाव को लेकर अगर बात की जाए, बीजेपी को 8 सीट जीतने के लिए 7 अन्य विधायकों के समर्थन की जरूरत है और उधर अगर संजय सेठ जो एक नामी उद्योगपति भी हैं, वो अगर 8वां ये देखा जाए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी घोषित करती है, इस नाम का ऐलान करती है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। समाजवादी पार्टी को अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो सख्त ज़रूरत हो जाती है तीसरी सीट को जीतने के लिए। पल्लवी पटेल की जो बगावत सामने आई उसको भी कंट्रोल करना होगा और साथ ही ज़रूरत पड़ सकती है कांग्रेस के समर्थन की, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो फिलहाल ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जो कुछ नामचीन चेहरे सामने आए और अब 8वां जो कयासबाजी है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि 12 बजे तक जो नामांकन है वो भरा जाएगा और जो बीजेपी के प्रत्याशी होंगे संजय सेठ वो नामांकन भरेंगे और इसके बाद समाजवादी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। उसके लिए आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की, क्योंकि पल्लवी पटेल के भी तल्ख तेवर निकलकर सामने आए हैं। तो फिलहाल जो सियासी घमासान है वो तेज हो चुका है और 8वें प्रत्याशी जो हैं वो संजय सेठ आज नामांकन भरेंगे। सपा प्रत्याशी रामजी लाल सुमन की अब जो पेच है ये फंसता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और ऐसे में अब क्या रणनीति रहेगी समाजवादी पार्टी की आगे की, ये भी जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये शय और मात का खेल जो है इसकी शुरुआत, इसका आगाज हो चुका है। में चर्चा करेंगे क्योंकि सियासी घमासान तेज हो चुका है और ऐसे में मुश्किलें किसकी कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, इसको लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव हैं, सपा प्रवक्ता, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही केपी मलिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आपसे कर लेते हैं केपी मलिक जी। देखा जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर जो बदलती हुई तस्वीरें सामने आ रही हैं, बीजेपी का एक तरफ कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पल्लवी पटेल के भी तल्ख तेवर और उनकी भी जुबानी आपने सुनी, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थामने के लिए पहुंच रहे हैं कुछ नए चेहरे, और अब जो नाम आ रहा है उद्योगपति संजय सेठ
वो भी नामांकन भर सकते हैं। तो ये सारे जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, इनको आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं एज ए पत्रकार, और क्या कुछ नजर आ रहा है आगे चुनाव कितना दिलचस्प नजर आने वाला है? देखिए, अगर आप राज्यसभा के समीकरण देखें उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से पहले अपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और अचानक आखिरी दिन अपने 8वें उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जानी जाती है, साम दाम दंड भेद, और दूसरा उनकी डबल इंजन की सरकार है। बिल्कुल। यहाँ पे समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, संजय सेठ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, और जब उन्होंने 2019 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी राज्यसभा में भेजा था, और उसके बाद दोबारा उनको भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा भेज रही है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी पैठ भारतीय जनता पार्टी में संजय सेठ की है उससे कहीं अधिक समाजवादी पार्टी में है। बिल्कुल। तो समाजवादी पार्टी की जो रणनीति हम देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी जया बच्चन, आलोक रंजन को तुली हुई है राज्यसभा भेजने के लिए, जबकि पीडीए की बात कर रही है। तो पीडीए से रिलेटेड कोई व्यक्ति को राज्यसभा ना भेजना मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। और इसमें खाली एक पल्लवी पटेल ही नहीं, अगर तमाम कार्यकर्ताओं की आवाज सुने तो बहुत सारे पल्लवी पटेल निकल के आएंगे जो इन चीजों का विरोध कर रहे होंगे। इसके अलावा देखें, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं, उनका नाम तीसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी ने रखा है, और उनका हारना निश्चित है, क्योंकि तोड़फोड़ की रणनीति राजनीति होगी। उसमें पहले ही जो आपके जो पहले राज्यसभा से जयंत चौधरी थे वो चले गए। बिल्कुल। उसके बाद आपके एमएलसी कई भागने की तैयारी में है। तो जिस प्रकार से मुझे लग रहा है कि अच्छे कार्यकर्ता या अच्छे नेता समाजवादी पार्टी के थे, और उस तरह से एक अच्छा निर्णय लेते हुए अखिलेश यादव को किसी अच्छे पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़े सदन में भेजना चाहिए था। मुझे लगता है ये उनकी सोच यहाँ थोड़ी डिफरेंट है, और इससे पार्टी को नुकसान होता हुआ मुझे साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है। आपके नजरिए से देखा जाए तो वाकई समाजवादी पार्टी को जो है वो नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जैसा कि पल्लवी पटेल ने कहा कि भाई यहाँ तो बच्चन बच्चन खेलने का काम शुरू हो गया है। तो इससे जिस तरीके की बयानबाजी या जिस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, सपा प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। मनोज यादव जी, आपका देखा जाए तो वाकई अब 3 सीटों को जीतने के लिए, और अब 8वां जो उम्मीदवार है उसके नाम का भी ऐलान कर दिया है बीजेपी ने। तो ये जो टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, एक तरफ बीजेपी की मजबूती, रणनीति, ठोस रणनीति कहा जाए, या शाम दाम दंड भेद, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया हमारे केपी मलिक जी ने, आप अपने आप को कहां देखते हैं? और पल्लवी पटेल की जो बयान निकलकर सामने आया, और ये महज एक नहीं है, पीडीए की बात करना और फिर राज्यसभा ना पहुंचाना, ये कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? क्या इसको लेकर पार्टी को विचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सोनी जी, समाजवादी पार्टी पे सवाल उठाने का समाजवादी पार्टी के हर कार्यकर्ता को अधिकार है। ये कोई गुलामों का दल थोड़ी नहीं है, ना तो नरेंद्र मोदी की हिटलर शाही वाला कोई दल है, ना सत्ता है। यहाँ आप हमारे नेता से सवाल नहीं पूछ सकते। वो तो उससे पूछा जाए कि जिनके बाप दादा मर गए दरी बिछाते बिछाते आरएसएस और जनसंघ से लेके, और वो अब तक उनको सम्मान नहीं मिल पाए, ये उनसे पूछा जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। खैर वो आएंगे ही नहीं, ना जवाब देंगे, ना इस देश का आम आदमी और ना कोई व्यक्ति उनसे सवाल पूछने की हैसियत रखता है। हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में इस बात को कहना पसंद करेंगे। समाजवादी पार्टी पे यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने पीडीए का पालन नहीं किया। बात तो करी, बड़ी अच्छी बात है, इस पे जरूर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। सिर्फ राज्यसभा के 3 सांसदों की बात, जिसमें 2 सांसदों पे सवालिया निशान है। एक सांसद हमारी पार्टी में 2004 से लगातार सांसद है, महिला है, और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उस नाते, और वो पार्टी की एक बहुत लंबे समय से कार्य करने वाली नेत्री के रूप में जानी जाती है। एक बात पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी का और हमारे नेता का कोई इंटरनल
अधिकार नहीं है क्या? कि वो हमारे नेता कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्या? पार्टी चलाने के लिए क्या ले सकते हैं मनोज यादव, और ये व्यक्तिगत अधिकार भी है मनोज यादव जी। मनोज जी, एक जो इंडिया अलायंस हुआ, इंडिया अलायंस किस विचारधारा के साथ हुआ, किस लिए किया गया? देखिए सोनी जी, एक मैं कह रहा हूं, मुझे अपनी पूरी बात कर लेने बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं, पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पता है अगड़ा, आदिवासी, और वो आबादी जिसपे चाहे वो किसी जाति धर्म से आती हो, जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, सब कुछ उस पीडीए में निहित है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा। ठीक है, अगर हम अगड़ों से कोई नफरत तो करते नहीं, अगड़ों से हो सकता है बीजेपी के जो अगड़े हैं उनसे हमारी लड़ाई है, क्योंकि वो डकैत हैं, है बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं, वो डकैत है जो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों का अधिकार, यही तो कहा जा रहा है मनोज जी की बात तो कर रहे हैं आप, लेकिन राज्यसभा भी तो पहुंचाना चाहिए। फिर वहां बच्चन तक क्यों शुरू है भाई? पटेल, जो पल्लवी पटेल ने नाराजगी जताई या समर्थन ना देने की बात कही, वो इसी आधार पर तो कही। देखिए, पल्लवी पटेल एक हैं, और समाजवादी पार्टी में जो विधायकों की संख्या है वो आपको पता है 100 से ज्यादा है। किसी की अपनी बातें हो सकती हैं, हम अपने नेता पे इस तरह सवालिया निशान नहीं उठाना पसंद करते, इस ताते नहीं कि हम पार्टी के प्रवक्ता हैं तो हम इस बात को नहीं कह सकते। हमारे यहाँ उचित प्लेटफॉर्म पे सारी बात कहने का अधिकार है, और आदरणीय नेताजी ने हमको ये बात सिखाई है। वो बात हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी करते, कहते भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने दल में राजनीति नहीं करते, ये बात स्पष्ट जान लीजिए। ये बात उन नेताओं को भी सीखनी पड़ेगी। अगर कोई आपका सवाल है, कोई बात है, तो वो अपने नेता से उचित प्लेटफॉर्म पे कहने की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। अगर ये अभ्यास नहीं है तो आप राजनेता नहीं हो सकते, आप उस विचारधारा के व्यक्ति नहीं हो सकते। आप इतनी सी बात सोच लो कि नरेंद्र मोदी जी ने 7 सांसदों में से 4 बैकवर्ड्स को भेज दिया उत्तर प्रदेश। किसी ब्राह्मण ने, किसी क्षत्रिय ने, किसी बनिया वर्ग के व्यक्ति ने, लाला वर्ग के व्यक्ति ने, किसी ने क्या विरोध किया? क्या वो अपने नेता के निर्णय के साथ है। और एक बात मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी ने 16 टिकट दिए हैं लोकसभा। अच्छी बात है जी, बताइए ना, उसमें पीडीए कहां नहीं है? किस तरह पीडीए नहीं है? और अभी जब हमारा राज्यसभा का इससे पहले पैनल गया तो उसमें क्या हमारा पीडीए नहीं था क्या? कौन जयंत चौधरी को भेजा, नहीं भेजा? पिछड़े ही तो हैं। हमने जावेद अली खान साहब को भेजा कि नहीं भेजा? अल्पसंख्यक ही तो हैं। और जो दूसरे वाले गए वो भी तो किसी के लिए गए, दिल्ली के बड़े वकील हैं, उनको मनोज जी इसी बात पर वापस लौटेंगे, क्योंकि तीसरी सीट जीतने के लिए जो ये बगावत है इसको भी कंट्रोल करना होगा, और कांग्रेस के समर्थन की कितनी जरूरत होगी और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, इसको लेकर चर्चा में वापसी करेंगे। राज्यसभा चुनाव के घमासान को लेकर जिस तरीके की स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, एक बार रुक कर लेते हैं लखनऊ का। हमारे संदीप मिश्रा ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। संदीप मिश्रा का रुक कर लेते हैं, संवाददाता, माफ कीजिएगा संदीप, जिस तरीके से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है राजनीतिक गलियारों का अगर जिक्र करें, अब जो राज्यसभा चुनाव है वो वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी, हालांकि मनोज यादव की बातें भी आपने बखूबी सुनी होंगी, उन्होंने जिस तरीके से जितनी बारीकी के साथ अपनी बातों को रखा। बीजेपी में अभी संजय सेठ अभी आज नामांकन भरने वाले हैं। बड़ी ही एक जो रणनीति, बीजेपी हमेशा अपनी रणनीति को लेकर ही जानी जाती है कि किस ठोस रणनीति के आधार पर वो काम करती है और आगे बढ़ भी रही है। बीजेपी का कुनबा काफी मजबूती के साथ देखा जा रहा है और समाजवादी पार्टी की चुनौतियां और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसको अगर धरातल पर बात की जाए, जमीनी स्तर पर बात की जाए, तो क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं? जिस तरीके से पल्लवी पटेल की भी नाराजगी सामने आई। देखिए सोनी, बिल्कुल एक बात तो सच है कि रिजल्ट 27 तारीख को आएगा, तभी संभव हो पाएगा कि कौन प्रत्याशी जीतकर मैदान में उतर रहा है। लेकिन साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति तय कर दी है
वो बिल्कुल ही अलग कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां उम्मीदवार घोषित किया संजय सेठ के नाम के साथ में, लेकिन अब देखना ये होगा कि संजय सेठ जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है संजय सेठ की अगर हम बात करते हैं या फिर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं जिन्होंने अपना 8वां उम्मीदवार संजय सेठ के नाम पे रखा है, तो ऐसे में अगर संजय सेठ को उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने अब से कुछ ही देर के बाद विधानसभा पहुंचेंगे, इसके बाद से ये राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो जाएगी। क्या जो 39 जो उनको मतदान चाहिए क्या वो मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे, ये सबसे दिलचस्प होगा। हालांकि हम समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से कल अनुप्रिया पटेल की नाराजगी जो है देखने को मिली है, तो इससे जाहिर होता है कि क्या सीटों का बंटवारा यानी कि वोटों का बंटवारा क्या दूसरी पक्ष में होता नजर आएगा, क्या 8वां उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी अपने जिताने में कामयाब हो पाएगी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह होगी कि 8वां उम्मीदवार जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी 14 विधायक चाहिए होंगे, यानी कि साफ है कि अभी बहुत कुछ इस राजनीति में बदलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी उतारे हैं, मैदान में 7 प्रत्याशी बीजेपी उतार चुकी थी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात होगी कि 8वें प्रत्याशी को कैसे भारतीय जनता पार्टी जीत दिला पाएगी, क्योंकि उनकी तरफ जो वोट बैंक है, क्या अब ये जो आरएलडी के जो 5 अहम विधायक हैं वो क्या किधर वोट बैंक करेंगे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि टोटल की अगर बात करते हैं तो 9 है उनके पास में, 4 विधायक ना अयोध्या गए थे दर्शन करने के लिए, ना ही अभी तक जो है पूरी अपनी रणनीति स्पष्ट कर पाए हैं, तो वो भी एक सबसे बड़ा बिंदु होगा। बिल्कुल देखा जाए तो जयंत चौधरी के 9 विधायकों को मिलाकर जो बीजेपी की संख्या है वो 289 हो जाती है संदीप, तो ऐसे में मजबूती जो है वो बीजेपी की नजर आ रही है। और अब तीसरी सीट की जीत हासिल करने को लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति है, क्योंकि देखा जाए तो ये जो बयानबाजी निकलकर सामने आ रही है उसको भी कंट्रोल करना होगा, और क्या वाकई कांग्रेस के समर्थन की जरूरत अब आन पड़ी है और समाजवादी पार्टी को जरूरत है उसकी और लेने के लिए वो पूरी तरीके से तैयार है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हमारे साथ केपी मलिक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। केपी जी, देखा जाए बीजेपी के पास 255 विधायक, अपना दल सोनेलाल के 13 निषाद पार्टी के और 6 भाजपा के पास और 6 और जयंत चौधरी के 9, अगर देखा जाए टोटल संख्या जो है 289 हो जाती है। ऐसे में आपने मनोज यादव की भी बातों को बखूबी सुना। 7 देखा जाए तो उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे और ये कहा जा रहा था कि वोटों की संख्या जो है वो कम हो जाएगी और 8वां उम्मीदवार अब बीजेपी नहीं उतारेगी, लेकिन सडन एक खबर आती है कि अब 8वां उम्मीदवार यानी कि अब जो उद्योगपति का नाम संजय सेठ का सामने आ रहा है वो नामांकन भरने जा रहे हैं। तो मजबूती की स्थिति भी आप देख पा रहे हैं और इधर मनोज जी की बातों को, इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं आप केपी जी? केपी मलिक जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मनोज जी का रुख कर लेते हैं। मनोज जी, अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? क्या वाकई कांग्रेस के समर्थन, ये बात तो अलग है, इंडिया अलायंस जो है वो कहता है कि कोई तकरार की स्थिति नहीं है, हम अंदर खाने सारी चीज़ें सहमति से हो रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जैसा कि जयंत चौधरी उधर शामिल हो जाते हैं, फिर अब संजय सेठ भी नामांकन भरने जा रहे हैं, तो अब क्या रणनीति रहेगी? देखिए, निश्चय ही समाजवादी पार्टी पूरी अपनी ताकत से अपने नंबर्स को पूरा करेगी। जयंत चौधरी की पार्टी से और जयंत चौधरी जी के विधायकों से छोटा सा संदेश, कोई अनुरोध नहीं है। जिस पार्टी के 0 विधायक थे, जिस 0 सांसद था, जिस पार्टी का 2014 के बाद, याद करिए, कार्यालय लखनऊ का, चूंकि 0-0 होने की वजह से उनका कार्यालय उत्तर प्रदेश का छिनने जा रहा था, उस पार्टी के कार्यालय को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी ने कैराना का जो उपचुनाव हुआ, याद होगा हुकुम सिंह जी के दिवंगत होने के बाद, याद है मनोज जी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसको लेकर मैं आपकी रणनीति जानना चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि आरएलडी के विधायकों को और पूरी आरएलडी को समाजवादी पार्टी का समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमने आपको शून्य से बचाया है, शिखर तक
पहुंचाने का प्रयत्न किया, पुनः स्थापित किया है और एक पश्चिम राजनीति में आपको मजबूत किया है। तो मेरा तो सीधे संदेश है कि उनके विधायकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन के समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत बयान है, हमारी पार्टी का ये बयान नहीं है। और जो चलिए, चुनाव होगा हमारे 3 हमारे राज्यसभा सवाल की का सीटों जवाब के नहीं लिए मिला। समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत के ठीक है, साथ, पूरी ताकत के ठीक है। साथ लड़ेगी। अपनी समय रणनीति इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। मनोज जी, शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। केपी मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा का रुख करते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज़ किया है। आपको पता है कि हरियाणा इसमें बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने किसानों के प्रति काम करता है कि जब भी कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है अथवा हमको कोई नई स्कीम चलानी होती है जिसमें किसान का भी हित हो और उसमें प्रोडक्शन के नाते हो अथवा नई विधि के नाते से, कोई टेक्निक के नाते से हो, तो वो उसके लिए हम नई नई चीज़ें अपनी खोजते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीज़न 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि रिलीज़ की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज़ की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को वो मुआवजा दिया था। तो ये सब मुआवजा मिला करके और 130 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि ये हो चुकी है। अलग अलग ज़िलों में ये सब गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जहाँ बाढ़ आई थी 4 ज़िले उसमें हैं जहाँ 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, जिसके अंदर अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, फतेहाबाद है, कैथल है। ऐसे 4 ज़िले सब ज़िलों में ही हैं। गुरुग्राम में बिल्कुल नहीं है, महेंद्रगढ़ नहीं है, मेवात नहीं है। तो इन ज़िलों में कोई भी बाढ़ का ऐसा प्रकोप नहीं था। तो ये सब जो उन्होंने सेल्फ जो पोर्टल में सेल्फ डिक्लेयर्ड जो उनकी राशि थी वो भरी गई थी, बाद में उसका वेरिफिकेशन करने के बाद और जो जिसका बनता था वो सब हमने ये दिया है। भावांतर भरपाई योजना जो हरियाणा की एक विशेष योजना है, बहुत प्रदेश अब इसके ऊपर अध्ययन कर रहे हैं कि योजना हरियाणा में किस प्रकार से सफलता से चल रही है। खास करके 2 प्रकार की ये जो भावांतर भरपाई में जाती है। तो बाजरा है जो पिछले 3 वर्ष से लगातार जा रहा है, उसकी भरपाई योजना पहले 650 रुपया गया था, फिर 400 रुपया गया था। इस बार भी रेट के हिसाब से 300 रुपया का जो अंतर है वो 300 के अंतर के हिसाब से कैप करके हमने बाजरे का, और आज ये 7,40,000 एकड़ में जो बाजरे की बुआई हुई थी वो रिलीज़ किया है। 170 करोड़ रुपया, 2,50,000 इसमें किसान हैं। इससे पहले भी 870 करोड़ रुपए भावांतर भरपाई का दिया जा चुका है, जिसके अंदर बाजरा भी है अथवा बागवानी की फसलें भी हैं। बागवानी फसलों में भी अब तक 40 करोड़ रुपया, 40 करोड़ से 71 लाख ऊपर, मतलब राउंड फिगर में करोड़ की बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रकार की जो फसलों का मुआवजा भावांतर में 1088 करोड़ रुपया अभी तक दिया है। और इस योजना में किसान को भी कोई परेशानी नहीं होती, वो चाहे अपने घर में रखता है अथवा बाज़ार में बेचता है, तो जो एवरेज रेट वहाँ उस इलाके का होता है और जो MSP होता है उसका जो डिफरेंस है वो भावांतर का उसको देते हैं। हमको भी कोई परेशानी नहीं होती, उनको भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमें अगर सारा खरीदना पड़ता है तो उसकी बाद में कंजम्पशन का विषय आता है। तो इसलिए एक रास्ता ऐसा निकाला गया है जिसके अंदर सबको ये लाभ होता है। बाजरे की 3,54,000 टन जो है ये हमारी प्रोक्योरमेंट हुई थी 2200 साढ़े 2200 रुपये में, जबकि इसका जो MSP रेट था वो 2550 था, 2500 रुपये था। इस प्रकार ऐसे दूसरा जो विषय था इस समय धान के नाते से हमने जो योजनाएं शुरू की हैं उसके अंदर एक तो मेरा पानी मेरी विरासत ये किया है। उस मेरा पानी मेरी विरासत में अभी तक हम 2020 में योजना शुरू की गई थी तो 143 करोड़ रुपया ये कुल हम दे चुके हैं, जिसके अंदर 118 करोड़ रुपया पहले दिया था और 25 करोड़ रुपया जो है आज 19,500 किसानों को। तो किसान के प्रति जो योजनाएं चलाई गई उसका जिक्र करते हुए नजर आए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल।
मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।